हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को एडिटोरियल की फॉर्म में एनालाइज करते हैं ताकि हम अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव कर सकें और कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज रिवोक। रिवोक का मतलब क्या है? दिस इज अ वर्ब। सबसे पहले तो देखेंगे कि दिस इज अ वर्ब। रिवोक मतलब ऑफिशियली किसी चीज को कैंसिल करना, यानी कि रद्द करना, कैंसिल करना, विदड्रॉ करना। एंटोनिम्स इसके होंगे अप्रूव करना, कैंसिल करने का एंटोनिम होगा अप्रूव करना या फिर एनफोर्स करना। द प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू रिवोक द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस। एनवायरमेंटल जो गाइडलाइंस है उनको प्रेसिडेंट ने रिवोक करना मतलब ऑफिशियली रद्द करने का फैसला लिया। रिपील करना ये भी एक वर्ब है, इसका भी मतलब होता है ऑफिशियली किसी कानून को खत्म करना। ठीक है, ऑफिशियली किसी कानून को खत्म करना, निरस्त करना, अबॉलिश कर देना, एन्यूल कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिपील, एन्यूल, एन्यूलमेंट, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। एंटोनिम्स इसके बन जाएंगे इनैक्ट करना या फिर इंप्लीमेंट करना। जब हम किसी लॉ के टर्म्स में बात कर रहे हैं और ऑफिशियली किसी लॉ को खत्म किया जा रहा है यानी कि निरस्त किया जा रहा है, इसके सिनोनिम्स है अबॉलिश एंड एन्यूल, एंड एंटोनिम हो जाएगा इनैक्ट और इंप्लीमेंट यानी कि लागू करना। नाउ द रिपील ऑफ द फाइंडिंग वीकेंड एमिशन कंट्रोल अथॉरिटी, है ना। तो जो फाइंडिंग, जो भी पता किया गया, उसका रिपील करना, उसको कानूनी तौर पर ऑफिशियली उसको निरस्त करने से क्या होगा? जो एमिशन कंट्रोल अथॉरिटी है वो कम होगी, कमजोर होगी। द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेंजर। एंडेंजर भी एक वर्ब है। डेंजर एक नाउन है, लेकिन डेंजर मतलब खतरा, एंडेंजर मतलब खतरे में डालना, है ना। पुट एट रिस्क, खतरे में डालना। सिनोनिम हो जाएगा इसका थ्रेटन और जियोपैराडाइज, जियोपैराडाइज। नाउ एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रोटेक्ट एंड सिक्योर। ग्रीन हाउस गैसेस एंडेंजर पब्लिक हेल्थ। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये जनता की सेहत को खतरे में डालते हैं। दे एंडेंजर पब्लिक हेल्थ। एंटिसिपेट, ATE एंडिंग वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, है ना। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाई इज नोइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट? अगर आपको वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा तो आप सही तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशंस कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में एक जगह होती है, वर्ब की जगह, नाउन की जगह, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबका एक प्लेस होता है कि करेक्टली वो कहाँ प्लेस हो सकता है। अगर आपको वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच सही पता होगा तभी आप उसका सेंटेंस में प्लेसमेंट सही कर सकते हैं और तभी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो सकता है। मीनिंग एंटिसिपेट करना मतलब एक्सपेक्ट करना, अनुमान करना, फोरसी और एक्सपेक्ट एंटोनिम है। क्या ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर और शक करना, डाउट करना, संदेह करना। एमिशंस में रीजनेबली बी एंटिसिपेटेड टू हार्म वेलफेयर। जो एमिशंस हैं वो रीजनेबली मतलब हमारे पास रीजन है, विथ रीजन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं यानी कि अनुमान लगा सकते हैं, प्रॉपर रीजन के साथ अनुमान लगा सकते हैं कि ये सेहत को जरूर हेल्थ करेगा, ये वेलफेयर को जरूर हार्म करेगा। आईसी एंडिंग वर्ड, आईसी एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ सीज्मिक, सीज्मिक आईसी एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। सीज्मिक इट्स रिलेटेड टू वेरी सिग्निफिकेंट और पावरफुल, है ना। जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, है ना, जो धरती को भी हिला देती हैं, ऐसी वेव्स, राइट। तो हम उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। तो सीज्मिक वेव्स, सो सीज्मिक इज रिलेटेड टू समथिंग दैट्स वेरी पावरफुल, अत्यंत प्रभावशाली, सिग्निफिकेंट और पावरफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ड्रामेटिक और मैसिव, है ना। और एंटोनिम क्या होगा? माइनर और ट्रिवियल। द EPA's एक्शन हैड अ सीज्मिक इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। EPA का जो भी एक्शन था उससे सीज्मिक इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ा किस पर? इंडस्ट्री पर। नाउ पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? पाइप ड्रीम इज समथिंग जो हम सोच रहे हैं, है ना, लेकिन वो होगा नहीं, अनरियलिस्टिक होप। पाइप ड्रीम का मतलब कोई ऐसी चीज सोचना जो संभव नहीं है, जो होगा नहीं, है ना। अव्यवहारिक सपना जिसको हम कहते हैं, या दिन में तारे देखना जिसको हम कहते हैं, है ना। अनरियलिस्टिक होप, इल्यूजन है ये, फैंटेसी है ये, है ना। डिलूलू जिसको हम कहते हैं, है ना। यस, रियलिटी का मतलब क्या है? रियलिटी मतलब सच्चाई में जीना, है ना। सपनों की दुनिया में जीना इज डिलूलू, राइट।
सो एंटोनिम इसका हो जाएगा रियलिटी और सर्टेनिटी। द आइडिया ऑफ रिवाइविंग गैस गजलर्स इज अ पाइप ड्रीम। गैस गजलर्स को रिवाइव करने का जो आइडिया है ये एक पाइप ड्रीम है, मतलब दिन में तारे देखने जैसा है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, अनरियलिस्टिक ड्रीम है ये। चेंज टैक, टैक चेंज करना मतलब रणनीति बदलना, चेंज टैक मतलब रणनीति बदलना। अडॉप्ट अ डिफरेंट अप्रोच, शिफ्ट स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देना। ऑल्टर कोर्स, कोर्स बदल देना, है ना। कोर्स बदलना मतलब, कोर्स हम किसको कहते हैं, रास्ते को भी कहते हैं। यस, कोर्स हम जब तैयारी करते हैं तो हम जो कोर्स में एनरोल करते हैं उसे भी हम कोर्स कहते हैं, लेकिन हम जो रास्ता तय करते हैं उसको भी हम कोर्स कह सकते हैं, राइट। सो ऑल्टर कोर्स मतलब अपना रास्ता बदल देना, अपना स्ट्रैटेजी बदल देना, अपनी रणनीति बदल देना। चेंज टैक, राइट। नाउ एंटोनिम्स बन जाएंगे आपके परसिस्ट एंड कंटिन्यू। सेंटेंस देखिए, ऑटोमेकर्स आर अनलाइकली टू चेंज टैक। जो ऑटोमेकर्स है अनलाइकली है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले जो हो रहा था वो करना। अब पहले जो हो रहा था वो कर रहे हैं तो वो रिग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो वो प्रोग्रेस होता है ना। तो हम रिवर्ट कर रहे हैं, हम डिक्लाइन कर रहे हैं, बिकॉज हमेशा हम बेहतर की खोज में रहते हैं। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब आप पीछे वापस जा रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद वो रिवर्ट हो रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो। प्रोग्रेस और एडवांस यानी कि आगे बढ़ना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देखिए, ऑटोमेकर्स आर अनलाइकली टू रिग्रेस, यानी कि ऑटोमेकर्स जो है वो पीछे वापस नहीं जाएंगे, जो पीछे करते थे वापस नहीं करेंगे। स्पीड बम्प का मतलब क्या होता है, स्पीड बम्प एक बेसिकली जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जैसे आपकी रोड पे है ना, तो वो एक तरह से हर्डल ऑब्स्टिकल बनाया है ताकि आपकी स्पीड रोकी जा सके, है ना। सो ये टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अस्थायी बाधा जिसको हम कह सकते हैं, हर्डल और ऑब्स्टिकल। एंटोनिम क्या होगा, एडवांटेज या सपोर्ट, है ना। रुकावट का एंटोनिम यही होगा कि समर्थन दो, आप एडवांटेज दो ताकि लोग बिना रुके स्मूथली आगे जा सके, है ना। नॉर्म्स में बी अ स्पीड बम्प टू ईवी रोल आउट। ये जो नॉर्म्स हैं ये एक स्पीड बम्प हो सकते हैं, यानी कि टेम्पररी रुकावट हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रोल आउट की बात हो रही थी उसके लिए। नाउ ब्राउनी पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स मतलब क्रेडिट, है ना, प्रशंसा अंक जिसको हम कह सकते हैं। अप्रूवल या फिर फेवर, एंटोनिम इसका बन जाएगा अप्रूव कर रहे हैं मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म और ब्लेम। द मूव में विन ब्राउनी पॉइंट्स विथ वोटर्स। अब जो भी मूव किया है उससे ब्राउनी पॉइंट्स यानी क्रेडिट जरूर मिल सकता है वोटर्स से। प्रिटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है ना, इट्स अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना, है ना, किसी बहाने। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हम जब कहते हैं तो मतलब के बहाने पर, एक्सक्यूज है ये, जस्टिफिकेशन है ये। एंटोनिम है ऑनेस्टी और ट्रूथ। फर्म्स में साइटेड एज अ प्रीटेक्स्ट टू वीकन नॉर्म्स, यानी कि फर्म्स जो है उसको कह सकते हैं कि ये एक बहाना है नॉर्म्स यानी कि कानूनों को कमज़ोर करने के लिए, जो स्टैंडर्ड्स है उनको वीक बनाने के लिए। लोड स्टार का मतलब क्या है, लोड स्टार, लोड स्टार मीन्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शक। कोई भी मार्गदर्शक या हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है और हमें दिशा दिखाता है तो हम उसको लोड स्टार कह सकते हैं, ठीक है। गाइड या फिर बेंचमार्क है ये। एंटोनिम क्या है, जो आपको भटका दे, जो डिस्ट्रैक्ट कर दे, जो आपको डिविएट कर दे, जो आपको दिशा दिखाए, वो लोड स्टार बन जाएगा, गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड्स शुड सर्व एज अ लोड स्टार, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो एक लोड स्टार मतलब एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह होने चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरेन पाठशाला और गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ बैचेस है, जिसमें 200+ आवर्स का आपको सेशंस मिल जाएगा। अब 200 घंटे से भी ज़्यादा के सेशंस हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डेप्थ के साथ में इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स सभी कुछ कवर किया गया है, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश बैच उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड IB का टियर 2 का बैच हमारे पास है। ट्रांसलेशन एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है, 22 तारीख को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और एक बार आप टियर 2 क्वालिफाई कर लो, फिर हमारे पास टियर 3 यानी कि इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं,
ऑनलाइन में भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। सो ऑफलाइन अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हैं तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं ऑफलाइन आके, और अगर दिल्ली से दूर है तो आप ऑनलाइन मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हॉट एयर, गर्म हवा की बात हो रही है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं ना। अगर एनवायरनमेंट का हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? बहुत सारा एमिशंस होगा, कार्बन एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग से ट्रिगर होने वाले और भी बहुत सारे डिजास्टर्स आते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जो टाइटल दिया गया है वो है हॉट एयर। एंड हु इज गोइंग टू lead the article today, it is Donald Trump, on Donald Trump and environmental issue. Now Donald Trump is trying to turn back the clock on environmental issues. So environmental issues में वो वापस घड़ी को उल्टा चलाना चाहते हैं। मतलब पहले जैसे हम काम करते थे जहाँ पे हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और हम पर्यावरण की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से फिर काम करने की ये बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। As part of his continuing assault on science, US President Donald Trump revoked a foundational guideline of the American Environment Regulator, है ना। जो American Environment Regulator है उनका जो फाउंडेशनल गाइडलाइन है उसको इन्होंने रिवोक करने की कोशिश की है, नहीं रिवोक कर दिया है एक्चुअली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवोक्ड अ फाउंडेशनल गाइडलाइन ऑफ द अमेरिकन एनवायरमेंट रेगुलेटर दैट अलाउड इट to control the transportation sector's emissions. अब अमेरिकन एनवायरमेंट रेगुलेटर ने एक फाउंडेशनल गाइडलाइन बनाया था जिसके तहत वो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एमिशन हो रहा था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा था, उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी को रिवोक कर दिया, ठीक है। द रिपील ऑफ द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग, है ना। इन्होंने क्या रिपील किया? जो एंडेंजरमेंट फाइंडिंग है उसको रिपील किया है ना। उसके रिपील को was the final formal blow following a series of actions by the US Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency जो है US की, है ना, उनके कई सारे सीरीज ऑफ एक्शंस को एक फॉर्मल ब्लो दिया गया है ना, मतलब कानूनी तौर पर उस पर वार किया गया है इन वीकनिंग। और क्या कमजोर किया है? ओबामा के समय काल में, ओबामा इरा के जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल इकोनॉमी है ना, ओबामा इरा एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल इकोनॉमी एंड ग्रीन हाउस गैस स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल मॉडल ईयर्स 2021 to 26 एंड लूजनिंग फ्यूल एफिशिएंसी, है ना। तो जो व्हीकल्स हैं 2021-26 के मॉडल ईयर्स के, यहाँ पर जो भी ग्रीन हाउस गैस के स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे और फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, यानी कि आपका फ्यूल कितना अच्छा होना चाहिए, उसका अच्छा कैसे देखा जाएगा कि कितना कम ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है ना। तो बहुत सारे इनके स्टैंडर्ड्स होंगे, तो वो सभी नॉर्म्स को लूजन कर रहा है, मतलब कमज़ोर कर रहा है। द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग emerged after the US Supreme Court's 2007 decision, है ना। ये जो एंडेंजरमेंट फाइंडिंग जिसको इन्होंने रिपील किया है, ये कब आया था? 2007 में यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग emerged after the US Supreme Court's 2007 decision in Massachusetts after EPA, Massachusetts versus EPA, which held that, और इस डिसीजन में, इस यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या हुआ था? which held that greenhouse gases qualify as air pollutants. उसमें कह दिया गया था कि भाई जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी एयर पोल्यूटेंट माना जाएगा, एंड रिक्वायर्ड द ईपीए टू डिटरमाइन वेदर दे एंडेंजर पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर। और ईपीए को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इनको बोल दिया गया कि तुम पता करो कि क्या इससे पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर खतरे में है। In December 2009, the EPA concluded that 6 greenhouse gases, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है तो EPA को काम करना पड़ेगा, और EPA ने काम किया और दिसंबर 2009 में बताया कि 6 ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज है, 6 ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन may reasonably be anticipated to endanger। कह रहे हैं may reasonably, मतलब संभावना है, may संभावना है, reasonably मतलब रीजन के साथ संभावना है कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं कि ये खतरे में डाल रहे हैं हेल्थ और वेलफेयर दोनों को, है ना।
हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वेलफेयर मतलब भलाई, भलाई और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाल रहे हैं. ड्रॉइंग हेविली ऑन असेसमेंट्स बाय द IPCC एंड US साइंटिफिक बॉडीज. Now, the EPS action had a seismic impact on the American automotive industry. अब EPA का ये जो एक्शन था इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा था ऑन अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर, सेटिंग इन मोशन द फर्स्ट फेडरल ग्रीन हाउस गैस स्टैंडर्ड्स. और इससे क्या हुआ कि इससे फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस स्टैंडर्ड्स इन मोशन आ गए थे, है ना, सेट इन 2010 फॉर कार्स एंड लाइट ट्रक्स. ठीक है, 2012 to 16, later extended through 2025. मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेटेड फ्यूल एफिशिएंसी. अब इन्होंने धीरे धीरे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स को एक्सेलरेट किया, क्योंकि वो अपनी कंपनी तो बंद नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उनके पास जो रास्ता था वो है कि अपनी गाड़ियों को फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स वगैरह करना इन्होंने शुरू कर दिया. इन्वेस्टेड इन हाइब्रिड सिस्टम्स एंड लाइट वेट मटीरियल्स एंड इवेंचुअली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना. रेगुलेटरी क्रेडिट मार्केट्स इमर्ज्ड, benefiting firms such as Tesla and resulting in the popularity of electric vehicles globally, including in India. Now, though indirect, the stricter greenhouse gas emission norms also influenced a worldwide shift away from small car to the mid-sized SUV. Sports utility vehicles, with car makers improving the SUV's emission profile. अब देखो क्या कह रहे हैं कि दो इनडायरेक्ट, अब ये सब तो किया गया है ना, लेकिन इससे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ. दो इनडायरेक्ट, द स्ट्रिक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉर्म्स, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए, इससे इनडायरेक्टली क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि खाली अमेरिका में, है ना, वर्ल्ड वाइड लोग छोटी गाड़ी से एसयूवीज की ओर मूव करने लगे, है ना, विद कार मेकर्स इंप्रूविंग. और ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग एसयूवीज की ओर जा रहे हैं तो कार मेकर्स ने भी सोचा कि इसको और बेहतर बनाया जाए. सो विद कार मेकर्स इंप्रूविंग द एसयूवीज एमिशंस प्रोफाइल, तो लोगों ने, मतलब कार मेकर्स ने क्या किया कि एसयूवीज का एमिशन प्रोफाइल उसको भी इंप्रूव किया. Mr. Trump seems to believe that doing away with EPA regulations will revive America's gas guzzlers era, है ना. तो मिस्टर ट्रम्प को क्या लग रहा है, उनको लगता है कि ये जो EPA के रेगुलेशंस थे, अगर डू अवे विथ मतलब डिस्कार्ड कर देना, हटा देना, है ना, तो इनको लग रहा है कि EPA के रेगुलेशंस को हटाने से जो अमेरिका के गैस गजलर ईरा था वो वापस आ जाएगा, और इससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में बूस्ट मिलेगा. And somehow tie in with his administration's discovery of Venezuelan oil, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनके प्रशासन ने, इनकी सरकार ने जो वेनेजुएलन ऑयल मतलब डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया है ना, तो इनको लग रहा है कि चलो वो गैस गजलर वाली इकोनॉमी वापस से लाई जाए, है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है. बट कहा जा रहा है कि दीज आर पाइप ड्रीम्स, मतलब ये होगा नहीं, ये दिन में तारे देखने वाली बात है, सारे डिलुलू वाली बातें हैं. Auto manufacturing production lines today are optimized around electrification. आज जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइंस हैं, ये सभी ऑप्टिमाइज हो चुके हैं. इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, बेहतर की ओर ढाल लिया है ना, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं आगे. इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, है ना, और एमिशन कंट्रोल्स की ओर जा रहे हैं, विद चाइना डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू चेन. जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू जो चेन है, ज्यादातर कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना. अब चाइना ऐसा काम क्यों करेगा कि अमेरिका जो भी करना चाह रहा है उसमें उसको समर्थन मिले? It is unlikely that auto manufacturers who have invested over a multi-decadal horizon into clean vehicles. अब ये भी है कि बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने इन्वेस्ट भी किया है ताकि आगे आने वाले कई सालों में हमें क्लीन व्हीकल्स मतलब जो कम एमिशन करें या ना कि बराबर एमिशन करें, है ना, भले ही डेकेडल वैल्यू हमें मिले, है ना. डेकेडल मतलब सीधी बात है कि वो भी एक डेकेडल नहीं, मल्टी डेकेडल, आगे आने वाले दूर तक के काफ़ी टाइम की सोच के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसे डिसीजंस से ऑब्वियसली पीछे की ओर नहीं जाएंगे. एंड विद द इंटेंशन टू एक्सपोर्ट टू कंट्रीज वेयर एमिशन नॉर्म्स आर ओनली गेटिंग स्ट्रिक्टर. और ये उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ पे दिन पर दिन एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं.
दुनिया की सारे देशों का दिमाग थोड़ी खराब हो गया है। जब उनको समझ में आ रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है और अब हम उस तरफ निकल चुके हैं जहाँ पे हम नुकसान को कम कर सकते हैं, तो हम फिर वापस वहाँ क्यों जाए। ठीक है, सभी देशों का एक साथ में तो दिमाग नहीं खराब हो सकता है। आर ओनली गेटिंग स्ट्रिक्टर बाय द डे, विल चेंज टैक टू अ रिग्रेस। At best, the norms will be a speed bump to electric vehicles rollout and could win Mr. Trump some brownie points। कह रहे हैं कि at best पता है क्या होगा, at best यही होगा कि ये एक स्पीड बम्प होगा EVs के लिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है ये महंगे पड़ेंगे, तो ये स्पीड बम्प मतलब थोड़ी देर के लिए रुकावट हो सकता है और थोड़े बहुत क्रेडिट्स इनको मिल जाएंगे वोटर्स के साथ, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट के लिए थोड़ा सा स्पीड बम्प यानी थोड़ा ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, एंड कुड विन मिस्टर ट्रम्प सम ब्राउनी पॉइंट्स, मतलब थोड़ा बहुत इनको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वोटर्स को इन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है भाई, हम तो मतलब पुराना अमेरिका वापस ले आएंगे, राइट। सो द रियल डेंजर लाइज इन ऑटोमेकर्स इन इंडिया। अब जो असली खतरा है वो ऑटोमेकर्स इन इंडिया के लिए, साइटिंग सच रेगुलेशंस एज अ pretext to weaken fuel efficiency standards। लेकिन वो कह रहे हैं, जो ऑटोमेकर्स इन इंडिया है, कह रहे हैं कि ऐसे जो रेगुलेशंस है, नियम कायदे कानून है, ये एक बहाना है फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को कमजोर करने का। ऑल्दो इंडियाज स्टैंडर्ड्स डू नॉट येट कनेक्ट क्लाइमेट गोल्स विद कार्स, हालांकि इंडिया के स्टैंडर्ड्स अभी कार के साथ में क्लाइमेट गोल्स को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, द डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर शुड व्यू देम एज अ लोडस्टार। लेकिन जो डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं वो इनको एक लोडस्टार मतलब एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह देखने चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रम्प्स इन्वायरमेंटल एक्शंस इज। आपको क्या लग रहा है कि ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रम्प्स इन्वायरमेंटल एक्शन इज कैसा है? क्या हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम इनकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ना हमने उनकी तारीफ की है, ना हमारा टोन अप्रिशिएटिव है और ना हमारा टोन सपोर्टिव है। ना हमने तारीफ की है, ना हमने सपोर्ट किया। दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो है तारीफ करना, वाह वाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो अप्रिशिएटिव भी, सपोर्टिव भी। सपोर्टिव मतलब क्या? जैसे देखो मुझे तुम्हारी बात समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ठीक है, जो करना है करो, तो वो सपोर्टिव हो गया। ठीक है, अप्रिशिएटिव एंड सपोर्टिव मतलब हम सहमत भी हैं और हम समर्थन भी दे रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल होना मतलब ना हम पॉजिटिव हैं ना हम नेगेटिव हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा एकदम डिस्क्राइब करना बिल्कुल, कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसकी प्लस ये है, इसके माइनस ये है, अब आप देख लो। ठीक है, तो डिस्क्राइब भी हम नहीं कर रहे। क्रिटिकल हम ज़रूर हैं और कॉशनरी भी हम हैं। देखो लास्ट में आपने ये जो लैंग्वेज देखा ना, ये ऑल्दो इंडिया स्टैंडर्ड्स डू नॉट येट कनेक्ट क्लाइमेट गोल्स विद कार्स, द डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर शुड व्यू देम एज अ लोड स्टार। यानी कि जो क्लाइमेट गोल्स है ना, क्लाइमेट गोल्स को एक गाइडिंग लाइट की तरह देख के डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर को क्या करना चाहिए, एक रेफरेंस, एक लोड स्टार, एक गाइडिंग लाइट की तरह देख के वैसे ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अभी हमारे क्लाइमेट गोल्स और कार्स कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमें उनको ध्यान में रख के काम करना चाहिए ताकि कभी तो कनेक्ट हो आगे जाके भविष्य में। सो कॉशन भी दे रहे हैं, देखो द रियल डेंजर लाइज, तो कॉशन भी दे रहे हैं हम, राइट। सो क्रिटिकल भी है और कॉशनरी भी है, सटायरिकल एंड ह्यूमरस एट ऑल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग enabled द EPA। एंडेंजरमेंट फाइंडिंग जो आया उससे EPA किस चीज़ के लिए एनेबल हुआ, यानी कि सशक्त हुआ? सभी फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स को बैन कर दिया गया। रेगुलेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, है ना। सो इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो रेगुलेट हो पाए। ग्लोबल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल टैक्स भी कंज्यूमर्स पर नहीं लगाए, है ना। Why does the passage suggest that loosening regulations, यानी कि regulations को, कानून को ढीला करना may not significantly revive traditional auto manufacturing? क्यों पैसेज कह रहा है कि भले ही कानून को थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल वाला जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है वो रिवाइव नहीं होगा? कंज्यूमर्स नो लॉन्गर बाय व्हीकल्स, लोगों ने गाड़ियां ही खरीदना खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। ऑटोमेकर्स लैक टेक्निकल नॉलेज, गाड़ी बनाने वालों को गाड़ी बनाने की नॉलेज नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रोडक्शन लाइन्स आर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमिशंस कंट्रोल। तो जो प्रोडक्शन लाइन्स है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। जब उनको शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम गाड़ी बनाने वालों को अकल है ना, कम से कम
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको अकल है, तो वो तो अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं, है ना, और भविष्य को दूर तक देखते हुए वो आगे बढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए वो तो वापस नहीं आने वाले हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ट्रेडिशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। द वर्ड लोड स्टार, इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड लोड स्टार इन द पैसेज, ऑब्स्टिकल नहीं है, ये ऑब्स्टिकल इसका एंटोनिम है, गाइडिंग प्रिंसिपल इसका जो है वो सिनोनिम होगा, ठीक है। नाउ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या देखना है? इन द सेंटेंस इन्वेस्टेड और एक्सेलरेटेड, ये किस टेंस में इनका यूज हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टेड, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेटेड फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, invested in hybrid system, lightweight materials and eventually battery electric vehicles। तो ये सिंपल पास्ट में यूज हुआ है ना। जब had प्लस V3 आता है, had प्लस V3 आता है तब वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे तो सीधा मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेटेड, सीधा V2 आया है, तो ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। दोनों भी वर्ब्स सिंपल पास्ट है। अब आप लोगों के लिए सोचने के लिए कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। शुड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बी रिलैक्स्ड टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो लगाए जा रहे हैं, क्या इनको रिलैक्स करना चाहिए? यस, यस और नो, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर यस तो आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए, अगर नो तो आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए। चलो आजा आजा, चलो 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 आजा, दरवाजा खोलना। लूसी, ओहो, चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग मुझे फटाफट से ज़रा बता देंगे, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई अनदर बेबी लूसी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद एवरीवन।